डॉक्टर अम्बरीश का व्यंजन स्वीकार करिए। साथियों, आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, ऐसी अपेक्षा करता हूं और लगातार आप लोग अध्ययनरत होंगे। एलटी ग्रेड की परीक्षाएं हो चुकी हैं। रिजल्ट किसी भी दिन आप सबका आ सकता है। फरवरी महीने में वैसे इसका जो सेकेंड वीक है उसमें ज्यादातर संभावना है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन उस रिजल्ट से पहले हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हमारे पास इंतजार करने का समय बिल्कुल नहीं है। समय हमारे पास बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब कि कुछ चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक सवाल और बहुत बड़ा आ रहा है हमारे है, उसमें ज्यादातर संभावना है कि आपका हमारे साथियों के द्वारा कि मेंस की कोचिंग क्यों करें, या मेंस की कोचिंग हमारे लिए आवश्यक है भी कि नहीं है, और मेंस की कोचिंग की आवश्यकता है भी तो किसके लिए है, इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूं। जैसे एक सवाल मैं पहले लिखता हूं, फिर जवाब आप अपने आप देते जाएंगे और चीजें अपने आप स्पष्ट होती जाएंगी। आपके मत से कबीर और तुलसी में किसे लोकनायक की संज्ञा देना अधिक उचित होगा? आपके मत से कबीर दास और तुलसीदास में लोकनायक की संज्ञा देना किसे आपके मत से कबीर और तुलसीदास में लोकनायक की संज्ञा देना किसे उचित होगा? अब साथियों, ये बेहद आसान सा सवाल है और आप में से ज्यादातर लोग जो है इस सवाल को देखने के बाद एक ही बात कहेंगे कि यार इस सवाल में क्या रखा है, ऐसा क्या है इस सवाल में जिसका जवाब हम नहीं दे सकते हैं, या जिसका जवाब देने के लिए हमें किसी कोचिंग की आवश्यकता पड़े, किसी गाइड की या किताब की आवश्यकता पड़े, किसी मेंटोर की आवश्यकता पड़े, किसी ऐसे विद्वान की आवश्यकता पड़े। यानी सेल्फ से छोड़कर हमें दूसरों में किसी की हेल्प क्यों लेनी है, इस तरह का जवाब लिखने में। तो देखिए, अगर आपने स्नातक बहुत मन से किया है, ध्यान से समझिएगा, स्नातक आपने बहुत मन से किया है। अगर आपने पीजी किया है, परास्नातक आप पास हैं, परास्नातक है, और परास्नातक भी आपने मन से किया है। यहां मैं मन क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ज्यादातर लोग एनुअल एग्जाम में 5 प्रश्न तैयार कर लेते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तैयार कर लेते हैं 2-3 सेट, और उसी को रट के जाते हैं और जवाब लिख देते हैं। उनको अच्छे नंबर मिल जाते हैं और एवरेज स्टूडेंट पास हो जाते हैं। लेकिन यहां पर उस तरह की कॉपी लिखने पर आप पास नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर पास फेल जैसा कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। क्राइटेरिया है सर्वोत्तम बनने का। अब इस आसान सवाल को देखिए। सवाल में आपका मत पूछा गया है, तो आप कहेंगे कि कौन सी ऐसी बहुत बड़ी बात है इसमें जिसके लिए मुझे किसी की सहायता लेनी पड़े, किसी से पूछना पड़े। मेरा ही तो मत पूछा गया है कि आपके मत से कबीर दास और तुलसीदास में लोकनायक की संज्ञा देना किसे उचित होगा। जब हमसे पूछा गया है तो मैं लिख दूंगा और जो होगा सही होगा। लेकिन यहां पर जब हमें उत्तर लिखना है तो सबसे पहली चीज क्या करनी है कि देखना है कि सवाल कितने शब्दों का है। अब मान लीजिए 200 शब्दों का सवाल है ये, तो 200 शब्दों का सवाल है तो हमें देखना है कि कितने पार्ट में इसको बांट सकते हैं।
आपके मत से, यानी आपका मत 1 पॉइंट हो गया। कबीरदास दूसरा मत हो गया। कबीरदास लोकनायक के रूप में, तुलसीदास लोकनायक के रूप में, चौथा लोकनायक की संज्ञा, और अंतिम में, तो यानी हमारे ये 4 पॉइंट हो गए, 1 2 3 और 4। सबसे पहला पॉइंट के पहले हमारा भूमिका होगी और अंत में हमारा कंक्लूजन होगा, यानी कि निष्कर्ष होगा। अब ये काम आपको विद इन 30 सेकेंड या 40 सेकेंड में ही आपको परीक्षा हाल में तय कर लेनी है कि हमें सवाल को बांटना कैसे है। स्पष्ट हो गया कि हमें हर एक बात पर लगभग हमें 40 शब्द अपने जो मेन सवाल है इस पे देना है, सभी पॉइंट्स पे 40 शब्द, और सब में से 10 शब्द निकल गया, यानी 40 शब्द और बच गया। तो भूमिका लगभग 20 शब्दों की और 20 शब्दों का लगभग हमारा निष्कर्ष। ये हमने इसका क्लासिफिकेशन कर लिया, इसको हमने विभाजित कर लिया। एक बार सब लोग लाइक कर दीजिए जितने लोग आ गए हैं। हमने क्या कर लिया, इसका विभाजन कर लिया। अब दूसरे चरण में हमें यह देखना है कि यह सवाल को कितने देर में हमें अटेम्प्ट करना है। पूरी मेंस परीक्षा लगभग 3250 शब्दों की है और आपको 1 मिनट में लगभग 18 से 19 शब्द लिखना है। तो आप पहले से ही मन बना लें कि आपको किस गति से, किस स्पीड से लेखन करना है, यह पहले ही आप बना लें। उसके बाद आप कॉपी जब लिखना शुरू करेंगे तो आपको शब्द गिनने की जरूरत न पड़े कि आप एक पेज लिखे फिर उसमें शब्द गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपके पास शब्द गिनने का भी बिल्कुल समय नहीं होगा। तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि एक पेज में आप कितने शब्द लिखते हैं, एक पेज में आप कितने शब्द लिखते हैं, यह पहले से आपको मालूम होना चाहिए। कैसे मालूम होगा? जब आप यूपीपीएससी की कॉपी सॉल्व करेंगे, कॉपी पर सवालों को सॉल्व करेंगे ठीक है, यह तभी आपको मालूम चल पाएगा कि आप एवरेज जो है एक पेज में कितने शब्द लिखते हैं। आप 2-3 बार घर में प्रैक्टिस करिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि एक पेज पे आप कितना लिखते हैं, फिर आपको दोबारा गिनने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा महत्वपूर्ण खंड क्या है कि आपने इस पूरी बात को कितने भागों में बांटा है? 4 2 6 भागों में। यानी आपका सवाल जो होगा वह भी कम से कम 6 पैराग्राफ बदलेगा और पैराग्राफ 1 जहां से शुरू होगा वो बीचों बीच से शुरू होगा, फिर लगभग 1 लाइन छोड़कर दूसरा पैराग्राफ ऐसे शुरू होगा, फिर 1 लाइन छोड़कर तीसरा पैराग्राफ शुरू होगा। इसी तरीके से आपको पैराग्राफ में ही बांट के आंसर्स लिखने हैं। अगर आपने पैराग्राफ में आंसर्स को नहीं बांटा है तब भी प्रॉब्लम है। आंसर्स को आपको पैराग्राफ में विभाजित करना ही पड़ेगा। अगर आप आंसर्स को पैराग्राफ में विभाजित करेंगे तभी अच्छा अंक पाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि यह बेहद आसान सा सवाल है, सभी लोग इसका जवाब दे सकते हैं। जितने भी लोग देख रहे हैं, जो हिंदी का स्टूडेंट नहीं है वह भी इसका जवाब दे सकता है। लेकिन आयोग में जब कॉपी चेक होती है, मान लीजिए ये सवाल आपका 20 अंक का है। कितने अंक का? 20 अंक का सवाल है। तो इसमें आप गेस करिए कि आयोग में अगर कॉपी चेक होगी, सबसे अच्छा अगर किसी का उत्तर रहेगा तो 20 में कितना अंक दिया जाएगा? आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए। अगर मेंस में कोई इस सवाल का जवाब देता है 200 शब्दों में और सबसे अच्छा उत्तर लिखकर आता है, 20 अंक का सवाल है, तो अधिकतम उसमें कितना नंबर आयोग देगा? जितने भी साथी है वो एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दे। सबसे निवेदन है
एक बार निवेदन ये है कि आप लोग लाइक करें, दोबारा निवेदन ये है कि आप कमेंट करके बताएं हमें, तब मुझे थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि आप क्या सोचते हैं मेंस के विषय में, कि अगर 20 अंक का सवाल है और आपने सबसे अच्छा उत्तर लिख दिया है तो आपको कितने अंक दिए जाएंगे। तो अतुल्य जी लिख रहे हैं 12 नंबर। ठीक है, और लोग आ जाइए भाई। चलिए 15 नंबर। चलिए 15 नंबर किसने कहा है? इंद्रेश सिसोदिया जी ने कहा है। अब देखिए साहब, प्रश्न आपका 20 अंक का है, लेकिन टॉपर जो होगा, जिसने सबसे अच्छा लिखा होगा, उसको अधिकतम 13 से 14 नंबर मिलेगा। मैं टॉपर की बात कर रहा हूं। बाकी एवरेज स्टूडेंट्स को जो नंबर मिलेगा वो 9 नंबर से लेके 12 नंबर तक मिलेगा। 9 से 12 तक ही नंबर मिलेगा, यानी 15 नंबर से ऊपर किसी को नहीं मिलना है। यह लिटरेचर है। और मैं भी ज्यादा ही बता रहा हूं। जो कट ऑफ जाती है वो कितनी जाती है? 55% से 60% के बीच में मेंस की कट ऑफ जाती है। यानी 60% वाला टॉपर होता है और 55% या 52-53% वाला चयनित होता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की कॉपी वहां पर चेक की जाती है, और उस लेवल की कॉपी आप नहीं लिखते हैं तो आपको नंबर ही नहीं दिया जाएगा। यानी आप सबसे अच्छा लिखेंगे तो आपको 13-14 नंबर दिया जाएगा। बाकी एवरेज मार्किंग 9 से 12 तक होती है। ठीक है, क्योंकि आप किसी भी ईयर का मेंस का रिजल्ट उठा के देख लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कि किस प्रकार की मार्किंग होती है। यहां मैं आपको इसका प्रतिदर्श आंसर लिख के दिखाने जा रहा हूं, लेकिन फिर से एक ही बात मैं कहता हूं कि जो उत्तर मैं लिखकर दिखाने जा रहा हूं यह भी सर्वोत्तम नहीं है। इससे भी अच्छा लिखा जा सकता है, इससे भी अच्छा लिखा जा सकता है, और यह आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करेगा। आपके लिए मेंस का बैच मैंने शुरू किया है। 96 28 95 92 37 पर व्हाट्सएप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। अभी पब्लिक क्लासेस चल रही है, संभवतः 7 या 8 तारीख से आपके ऐप पर भी क्लास मिलने लगेगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर लिखते हैं, और आप सब भी इसका आंसर अपने मन से लिखिएगा और देखिएगा कि क्या इसमें और बदलाव किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम, जब आप शुरू करेंगे यहां से लोकनायक शब्द की व्याख्या अलग अलग आलोचकों के द्वारा अलग अलग आलोचकों के द्वारा भिन्न भिन्न तरीके के द्वारा भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से की जाती है। सामाजिक बुराइयों सामाजिक बुराइयों, बाह्य आडंबरों, जातिवाद, संप्रदायवाद,
बाह्य आडंबरों के आधार पर के आधार पर निर्मम अभिव्यक्ति लोक नायकत्व का परिणाम है। लोक नायकत्व का परिणाम है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं लोकनायक वही हो सकता है वही हो सकता है जो समन्वय की विराट चेतना लेकर जो समन्वय की विराट चेष्टा लेकर प्रस्तुत हुआ हो। अगर आपको एग्जैक्ट लाइन नहीं पता है और आप फिर भी उस आलोचक को कोट करना चाहते हैं तो आपको यहां पर डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाना है। अगर आप क्लियर हैं तभी यहां पर आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आंसर को रखेंगे। अगर आप क्लियर नहीं है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आप उसको नहीं रखेंगे। इतना लिखने के बाद एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि यहां पर आपका मत नहीं पूछा जा रहा है। यहां पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के इस सेंटेंस की सार्थकता का पक्ष और इसके विपरीत का पक्ष आपसे पूछा जा रहा है और अंत में एक निष्कर्ष आपसे पूछा जा रहा है। सवाल आपका मत का है लेकिन आपका मत नहीं, वास्तविक रूप से हजारी प्रसाद द्विवेदी के इस आलोचनात्मक कथन पर बात की जा रही है। किसके पक्ष में कौन खड़ा है और विपक्ष में कौन खड़ा है और अंत में आप अपना निष्कर्ष देंगे। यह हमारा पहला पैराग्राफ हो गया। अब हम दूसरे पैराग्राफ पे चलेंगे। यह हमारा पहला पैराग्राफ हो गया। अब हम दूसरे पैराग्राफ में चलेंगे। जब दूसरा पैराग्राफ हम लेंगे तो फिर हम बीचों बीच से ही शुरुआत करेंगे। यूं तो कबीर ने निर्गुण सगुण यूं तो कबीर दास ने निर्गुण सगुण विवाद हो या हिंदू मुसलमान का सांप्रदायिक विवाद हिंदू मुसलमान का सांप्रदायिक विवाद सभी को बिना लाग लपेट के बिना लाग लपेट के
सामाजिक एकत्व स्थापित करने के लिए एक ईश्वरवाद की महत्ता को स्थापित करते हुए समन्वय करने का प्रयास किया। ठीक है, कबीर ने भी समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। अब यहां क्या लिखेंगे, लेकिन समन्वय की चेतना की जैसी गहन अभिव्यक्ति तुलसीदास जी के यहां है, है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। वे सगुण निर्गुण विवाद का समन करते हुए सगुण निर्गुण विवाद का समन करते हुए वे सगुण निर्गुण के विवाद का समन करते हुए लिखते हैं। अब यहां से स्लाइड चेंज करेंगे क्योंकि नीचे जगह नहीं बच रही है। क्या लिखते हैं, अगुन ही सगुन ही नहीं कछु भेदा, अगुन ही छगु नहीं कुछ भेदा, नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि कुरान बहु बेदा, गावहि मुनि कुरान बहु बेदा। अब यहां पर इस पंक्ति को आप देखें, अगुन ही छगुन ही चलिए तो इस पंक्ति से हम क्या कर रहे हैं, यह तुलसीदास की पंक्ति से स्पष्ट कर रहे हैं कि वो सगुण और निर्गुण इन दोनों के विवाद को किस प्रकार से खत्म करना चाहते हैं, जबकि कबीरदास केवल धर्म पर बात कर रहे हैं। ठीक है,
वही वो वही तुलसीदास जी शिव मोही मम दासा कह के मम दासा कह के शैव संप्रदाय और वैष्णव मतों का शैव संप्रदाय और वैष्णव मत का भी समन्वय कर रहे हैं। कबीर के यहां केवल आडंबर, धर्म, जात इन सब की बात हो रही है, लेकिन तुलसीदास सगुण निर्गुण, और उस समय समन्वय का मतलब है सबको मिला के एक साथ चलना। और उस समय सबसे बड़ा विवाद किसके बीच में चल रहा था? शैव और वैष्णवों के बीच। शैव और वैष्णव के अपने अपने राजा थे और उनमें कई बार बहुत विशाल, बहुत बड़े युद्ध हुए हैं वैदिक काल में। कुछ लोग कहते थे कि हमारे शिव बड़े हैं, महान हैं, और कुछ लोग कहते थे हमारे इस महानता के लिए बहुत सारे युद्ध हुए, और शंकराचार्य उस समय आकर इसको समित करते हैं और एक बराबर सबको बताते, एक ईश्वरवाद लाते हैं। समन्वय का तुलसीदास की समन्वय चेतना का विराट स्वरूप रामचरितमानस में सबरी की भक्ति और निषाद के प्रेम, सबरी की भक्ति व निषाद राज के प्रेम को स्थापित करते हुए निषाद राज के प्रेम को स्थापित करते हैं और बताना चाहते हैं कि ईश्वर की भक्ति सबके लिए समान है। नवमः एको जिनके होई, नवमः एको जिनके
होई, नारी पुरुष सदाचर कोई। नारी पुरुष चराचर कोई। तुलसीदास ने और एक बड़ा काम किया। तुलसीदास जी ने भाषाई समन्वय का ने भाषाई समन्वय का उत्कृष्ट रूप प्रदर्शित करते हुए कहा, उत्कृष्ट रूप प्रदर्शित करते हुए एक सामान्य जनभाषा अवधि में कई रचनाएं की और लिखा। का भाषा का संस्कृत संस्कृत प्रेम चाहिए साचा, यानी भाषा का समन्वय भी उनके यहां देखने के लिए मिलता है। उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव की स्थापना, सद्भाव की स्थापना और समन्वय के लिए लिखा। समन्वय के लिए क्या लिखा? वो लिखते हैं, मसीत के सोवे ये तुलसीदास की पंक्ति जो है काफी महत्वपूर्ण है। चलिए, तो इसमें अब हमने लगभग पूरी बात लिख दी। अब हमारा अंतिम का भाग बाकी रह गया है, जिसमें हम कंक्लूजन करेंगे। क्या करेंगे? कंक्लूजन करेंगे। समग्रतः दोनों ही कवियों का काव्य समग्रतः दोनों ही कवियों का काव्य लोक नायकत्व की परिधि को संपूर्णता से छूता है, परंतु तुलसीदास जी के यहां जी
कि यहां सघनता का स्तर अधिक मिलता है। अब ये हो गया इसका पूरा उत्तर। अब इस उत्तर में एक चीज आपने ध्यान से समझी होगी कि हमने अधिक बात तुलसीदास की है। हमने इसमें अधिक बात किसकी की है? तुलसीदास की है। क्यों ऐसा? क्योंकि जो हमारा सवाल था, सवाल पे अगर हम चले तो सवाल ही हमारा था कि आपके मत से कबीर और तुलसीदास में लोकनायक की संज्ञा देना किसे उचित होगा? तो लोकनायक की जो संज्ञा है हिंदी साहित्य में, वो एक ही व्यक्ति को दी गई है आलोचनात्मक रूप से। तुलसीदास को हजारी प्रसाद द्विवेदी की वजह से, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। क्यों दिया है, किन कारणों से दिया है, उन कारणों की चर्चा अब हमें यहां पर करनी है। और इसके साथ साथ कबीर के यहां क्या क्या मिलता है, तो कबीर के यहां तो खुलेआम एक ही चीज है कि वो सांप्रदायिकता, जाति, धर्म, छुआछूत, इन पर ही अपनी बात करते हैं, आडंबरों पर ही अपनी बात करते हैं। लेकिन तुलसीदास के यहां भाषा का चाहे समन्वय हो, धर्म का समन्वय हो, जाति का समन्वय हो, संप्रदाय का समन्वय हो, हर चीज का समन्वय उनके यहां देखने के लिए मिलता है। और इस समन्वय की दृष्टि से हम किसको अधिक मानेंगे? तुलसीदास को। यानी हमारा निष्कर्ष किस पे जाएगा? तुलसीदास पे जाएगा। जबकि हम जब उत्तर लिखेंगे तो हम यही लिखेंगे कि दोनों ही इस परिधि में लगभग समान है, लेकिन सघनता का स्तर किसके यहां ज्यादा है? तुलसीदास के यहां अधिक मिलता है। ठीक है। अब देखिए एक सवाल जो आज के मायने में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सीधे तौर पे आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है। ऐसे में एक सवाल उनके यहां बहुत ही प्रासंगिक हो जाता है हिंदी साहित्य में। कौन सा सवाल? गोस्वामी तुलसीदास द्वारा प्रतिपादित राम राज्य की अवधारणा की समालोचना करिए। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा प्रतिपादित राम राज्य की अवधारणा की समालोचना कीजिए। अब एक सवाल यहां पर और आ गया कि हम सवाल को कैसे समझें, सवाल ही नहीं समझ पाते हैं। तो पहले तो हमें सवाल समझना आना चाहिए कि यह समालोचना है क्या। ठीक है, यानी समालोचना का अर्थ हमें पहले जानना होगा, फिर हमारे लिए बाकी उत्तर आसान हो जाएगा। समालोचना का मतलब कतई भी आलोचना नहीं होता है। आलोचना का भी मतलब क्या होता है? लुच धातु से आलोचना शब्द बना है, और लुच का मतलब क्या होता है? लोचन से संबंध है। यानी किसी चीज को बहुत ही नजदीक से, सूक्ष्म दृष्टि से, सम्यक रूप से आप देखते हैं तो वो क्या हो जाता है? समालोचना हो जाता है। तो यहां समालोचना शब्द जो है, इसका अर्थ क्या होगा? तो समालोचना शब्द का अर्थ हम अगर देखें तो होगा सम्यक रूप से देखना, सम्यक रूप से देखना। अब जब हम सम्यक रूप से देखेंगे
तो कौन कौन से बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, यानी अगर आपसे किसी भी सवाल में समालोचना पूछ ले तो किन किन बिंदुओं को ध्यान में रख के आपको जवाब देना है। पहला हम इस पर बात करेंगे गुण दोष विवेचन, मूल्यांकन, साहित्यिक विधा, यानी वो मान लीजिए आपने नाटक की समालोचना की तो यह भी देखेंगे कि नाट्य कला के तत्वों के आधार पर, नाटक कला के तत्वों के आधार पर वह नाटक है भी कि नहीं है। इसके बाद वस्तुपरक विश्लेषण भी करेंगे। इसमें आप केवल गुण दोष का विवेचन ही नहीं करेंगे और इसमें अपनी पसंद और नापसंद का ही ख्याल नहीं रखेंगे, जबकि प्रमाण के सहित परीक्षण करना होगा। अब एक बार हम आलोचना और समालोचना में अंतर आप सबको बता दें, क्योंकि यहां पर भी सवाल जब पूछा जाएगा तो आपके मन में कंफ्यूजन न रहे। आलोचना और समालोचना, ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि दोनों एक ही होता है। इसमें आलोचना की जब बात की जाती है तो इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर बात की जाती है, लेकिन नकारात्मक पहलुओं पर हम परिधि को बढ़ा देते हैं और जब हम समालोचना करते हैं तो यहां पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं का संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? एक तो आप लोग बोलते नहीं हो। अरे यार बोल भी दिया करो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब लोग फटाफट कमेंट करके बताओ तो आगे पढ़ाऊं। गला रुंधा हुआ है, बहुत दर्द कर रहा है, एक शब्द बहुत कठिनाई से निकल रहे हैं, आपसे कमेंट नहीं हो रहा है। बताइए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बंद किया जाए ना। वैसे भी मेंस हम सब के लिए बहुत कठिनाई का सबब साबित हो रहा है। ऑब्जेक्टिव तो हम रट रट के विद्वान बन गए हैं, लेकिन अब इस घड़ी में हम कैसे अपने आप को रखें, अभी तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमको ऐसा लिखना पड़ेगा। बहरहाल लिखना तो है ही है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, लिखते हैं इसका उत्तर। गोस्वामी तुलसीदास जी उस दौर में रचना कर रहे थे जब शासक वर्ग अपनी
स्वार्थ सिद्धि में लिप्त था। एक तरफ भूखमरी आम बात थी, एक तरफ भूखमरी आम बात थी, तो दूसरी तरफ आम जनता को शासकों के द्वारा प्रताड़ित करना तुलसीदास जी का हृदय द्रवित कर रहा था। ऐसे में तुलसीदास जी एक आदर्श राज्य की संकल्पना प्रस्तुत करते हैं। यानी तुलसीदास जी को राम राज्य के विषय में लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी, क्या था वह राम राज्य, तो राम राज्य की अवधारणा उनके मन में क्यों आती है, क्यों वो राम राज्य के विषय में लिखना चाहते हैं। तो जैसे पंत जी लिखते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर नैनों से बही होगी कविता अनजान। या वाल्मीकि जी जब रामायण का पहला छंद लिखते हैं तो उन्होंने क्रौंच पक्षियों में से एक क्रौंच पक्षी को जान देते हुए देखा था। तो भाव वेदना यही क्या होता है, स्वर के रूप में, छंद के रूप में एक कवि के कलम में समा जाता है। अब अगले पॉइंट में राम राज्य की कल्पना में तुलसीदास उस समय के शासन को आदर्श रूप में कैसा होना चाहिए यह दिखाना चाहते थे। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। राम राज्य में कोई दुखी नहीं है, कोई दरिद्र नहीं है,
किसी को कोई रोग नहीं है, जबकि यह समस्या मुगल काल में शासकों के द्वारा, शासक वर्ग के द्वारा नजरअंदाज की जा रही थी। सभी जो व्यक्ति हैं सुलभ पदार्थचारी हैं। यहां हर व्यक्ति सुलभ पदार्थचारी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो पूरे रामराज्य की संकल्पना में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, वो आगे हम लिखेंगे। स्वयं राम अपने सेवकों से कहते हैं कि यदि उनसे भी कोई गलती हो जाए, उनसे भी कोई गलती हो जाए तो सेवक या जनता उनका अनुसरण त्यागने के लिए स्वतंत्र है। अब आज का जो समाज है, आज का जो राजा है, किसी भी पार्टी का राजा हो, अगर वो गलत कर दिया है तो उसके सेवक, उसके अनुयायी उसी बात को सिद्ध करते रहेंगे। किसी भी पार्टी का राजा हो, किसी भी राज्य में कोई छोटी पार्टी हो, कोई बड़ी पार्टी हो, कोई भी हो, उसके जो अनुयायी हैं अपने राजा के द्वारा कहे गए, अपने नेता के द्वारा कहे गए वचनों को ही अंतिम वाक्य मानते हैं, उसका विरोध नहीं कर सकते, उस पर अडिग रहते हैं। और यह रामराज्य के नियमों के विरुद्ध है। तुलसीदास जी इस पर लिखते हैं, जो अनीति कहूं भाखऊ भाई, जो अनीति कहूं भाखऊ भाई, सो मोहि त्याग बंधु बिसराई, सो मोहि मुझे त्याग दो बंधु बिसराई। यह कहने का जो साहस है वह रामराज्य में ही हो सकता है। और क्या है, रामराज्य में सर्वत्र समानता और
शांति है। तुलसी रामराज्य के माध्यम से तुलसी राम राज्य के माध्यम से एक ऐसे समाज की कल्पना कर रहे हैं जहां खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, भिखारी को न भीख, ना ही बनिक को बनिज, बनिज न चाकर को चाकरी। तथा सबको सुंदर विरूज शरीर प्रदान कर रहे हैं। सबको सुंदर शरीर अब यहां पर राम राज्य की कल्पना गांधी के राम राज्य के परिधि में भी आती है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व भी तुलसीदास के राम राज्य की संकल्पना के समीप ठहरते हैं। तुलसी की स्पष्ट राजनीति ऐसी कल्पना तुलसीदास जी की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक चेतना का
उत्कृष्ट उदाहरण है। राम राज्य की संकल्पना की कुछ सीमाएं भी हैं जो आज के परिदृश्य में त्याज्य हो सकती हैं, यथा वर्णाश्रम धर्म का पालन, वर्णाश्रम धर्म का पालन, नारी को मर्यादा की वस्तु बना देना, नारी को मर्यादा की वस्तु बना देना आदि। अब आप देखिए, तो हमने उन बातों को भी इसमें रख दिया जो न्याय संगत आज के हिसाब से नहीं है, और उन बातों को भी हमने रखा जो संविधान के दृष्टिकोण से है, जो गांधी जी के दृष्टिकोण से है, उसको भी हमने इसमें रखा। अब ये हमारा उत्तर पूर्ण हो गया। अब हम अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे। समग्रतः तुलसीदास जी की राम राज्य की कल्पना आदर्श राज्य के समग्रतः विकास का द्योतक है, यथा कुछ एक अपवादों को छोड़कर यह राज्य कल्याणकारी राज्य की परिधि में आता है। ठीक है, अच्छे राजा का जो गुण है वह तुलसीदास ने बताया है, और वह भी रामराज्य की कल्पना में ही आता है कि अच्छे राजा का गुण क्या होता है। परिधि में आता है। इस प्रकार तुलसीदास जी राम राज्य के अच्छे शासक का गुण बताते हैं, और यह लिखकर आप अपनी बात को खत्म कर देंगे। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जासु जिसके राज्य में
प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक, वह अवश्य नरक का अधिकारी। यहां पर अपनी बात को हम खत्म कर देंगे। तो ये इसका जवाब रहा। 2 सवालों का जवाब मैंने आज आपको दिया। आज की क्लास आप सबको अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं। नहीं अच्छी लगी, कुछ कमी रह गई है तो वह भी आप सब हमें बता सकते हैं। यदि आप हमारे मेंस की कक्षाओं से जुड़ना चाहते हैं, जिस प्रोग्राम के तहत आपकी कॉपी चेक करके आपको फीडबैक भी दिया जाएगा, व्हाट्सएप करना है 9628959237 पर। कक्षाएं हिंदी की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में आंसर राइटिंग की उपलब्ध है। आप हमसे जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। EMRS की तैयारी कैसे करें, इस पर भी हमने मेंस का सेपरेट वीडियो बना दिया है। टीजीटी पीजीटी एकेडमी और टीचर्स एकेडमी दोनों पर उपलब्ध है, जाके देख लीजिएगा कि बुक्स, सिलेबस, स्ट्रेटजी, पैटर्न कैसा होगा और आंसर राइटिंग आपको करनी कैसी है। जो आपके यहां EMRS में सवाल पूछे जाएंगे वो मेंस का जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वाला सवाल होगा वो एलटी के जैसे ही होगा, सेम, कोई अंतर नहीं है। केवीएस का भी जो सवाल होगा, एनवीएस का भी जो सवाल होगा, मेंस का आंसर राइटिंग वाला बड़े सवाल, वो सेम एलटी के पैटर्न का ही होगा। बस ऑब्जेक्टिव वाला चेंज हो जाएगा, जो आपके यहां ऑब्जेक्टिव में केवीएस, एनवीएस और इमारस में पूछा जाएगा। बाकी ये आपके इमारस में भी सेम ही राइटिंग होगी बड़े सवालों के लिए, ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। टीजीटी पीजीटी 2026, टीजीटी पीजीटी 2022 दोनों के लिए बैचेस हैं। 22 के लिए रिवीजन और शॉर्ट टर्म का बैच है, 26 के लिए पूरा बैच है। एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस का मेंस का बैच आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपके लिए झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली और बिहार के टीजीटी पीजीटी के कोर्सेज उपलब्ध है। यूजीसी नेट का कोर्स उपलब्ध है। असिस्टेंट प्रोफेसर और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का कोर्स भी उपलब्ध है। आप सब व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।